हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे पॉलिटी का भाग 4, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जो कि अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है। इसे हम लोग पिछले वीडियो में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था और बाकी का हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने 47 अनुच्छेद संख्या 47 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या 48 से लेकर के 51 तक आज देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन के बारे में अनुच्छेद संख्या 48 हमको कहता है। कृषि में क्या, तो कृषि में इसमें यह कहता है कि कृषि को आधुनिक तरीके से करने के लिए प्रोत्साहन देना, कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए प्रोत्साहन देना। आज भी भारत में हमारा और ज़्यादातर बिहार में देखिएगा, कृषि जो होती है, खेती जो होती है, वह बहुत प्राचीन तरीके से ही होते चली आ रही है। यानी हमारे दादा इस तरह से करते थे, पिताजी इस तरह से करते थे, उसी तरह से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, इसमें कहा गया है कि कृषि को प्रोत्साहन देना, यानी इसको आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसको कृषि को करना, ताकि कृषि हमें ज़्यादा लाभ हो सके, कृषि से ज़्यादा मुनाफा हो सके। इसलिए कहा गया है कृषि को आधुनिक तरीके से करने के लिए प्रोत्साहन देने के बारे में कहा गया है अनुच्छेद संख्या 48 में। उसके बाद इसमें कहा गया है कि पशुपालन, अर्थात पशुपालन को भी बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। यानी पशुपालन को भी आधुनिक तरीके से, बेहतर तरीके से पशुपालन को भी प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है। और साथ ही इसमें कहा गया है कि दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, दुधारू पशु की हत्या पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। वैसे पशु जिनसे कि हमें धन की प्राप्ति होती है, जिनके माध्यम से हम कुछ कमा रहे हैं, यानी जैसे गाय भैंस, इन सब के दूध को बेच करके लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इसकी हत्या पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। इनके गोबर को बेच करके कमाया जा सकता है। तो ऐसे पशुओं की हत्या पर में कहता है कि रोक लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद संख्या 48 कहता है। कृषि को आधुनिक तरीके से करिए, उसके बाद पशुपालन को प्रोत्साहन दीजिए, पशुपालन को, उसके बाद दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के लिए कहता है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 48। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 48 का क, इसी में एक और अनुच्छेद है 48 का क, जो कि कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, जो कि कहता है कि सरकार का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करेगी और वन एवं वन्य जीवों की भी रक्षा करेगी। साथ ही पर्यावरण के साथ साथ वन एवं वन्य जीवों की भी रक्षा करेगी। देखिएगा, इसी के तहत जैसे देखे होंगे कई सारे टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, कई सारे बने हुए हैं, जिसमें कि बाघ को, कई सारे जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, जैसे चिड़ियाघर बने हुए हैं, उसमें क्या होता है, इनकी रक्षा के लिए बनाया जाता है। टाइगर रिजर्व जो है वह बाघों के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह के वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी सरकार काम करेगी। किसके तहत, तो अनुच्छेद 48 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, अर्थात राष्ट्रीय स्मारक जो भी हैं उन सभी की सुरक्षा। जैसे राष्ट्रीय स्मारक कौन क्या है, तो राष्ट्रीय स्मारक में जैसे देखिए ताजमहल हो गया, राष्ट्रीय स्मारक है। लाल किला राष्ट्रीय स्मारक है। हवा महल क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है। राजस्थान में जाइएगा तो कई सारे राजाओं के जो अभी भी महल हैं वहाँ, तो सब क्या है, राष्ट्रीय स्मारक हैं। तो वैसे राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो सरकार इसके लिए कानून बनाएगी राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए। किसके तहत, तो अनुच्छेद 39 में ये बात कहा गया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग रखना है। कार्यपालिका का होगा कानून लागू करना और न्यायपालिका का काम होगा कि कानून के उल्लंघन पर दंड देना, कानून के उल्लंघन पर दंड देना। अब देखिए, अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को एक कर दिया जाए, दोनों अगर एक ही जगह कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग रखना है, दोनों अपने में स्वतंत्र। देखिएगा, भारत में भारत की जो न्यायपालिका है वह अपने में एक स्वतंत्र संस्था है। भारत की जो न्यायपालिका है वह खुद में एक स्वतंत्र संस्था है। यानी इसके जो सदस्य होंगे, न्यायालय के जितने भी जो भी सदस्य होंगे, उनका चुनाव न्यायालय खुद करेगा। न्यायालय में जजों का चुनाव न्यायालय
खुद करेगा। इसकी एक कमेटी बनी हुई है जो कि अपने न्यायालय में जजों का चुनाव करेगी। जज के अलावा जितने भी कर्मचारी रखने हैं उनका चुनाव भी न्यायपालिका स्वयं करेगी, क्योंकि यह एक स्वतंत्र है। इनको कार्यपालिका से अलग, कार्यपालिका इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है न्यायपालिका के कार्य में। ठीक है, इसलिए कहा गया अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या करता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है, यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत किसी भी प्रकार से ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे कि देशों के बीच अशांति फैले, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो। तो इसके लिए कहा गया है अनुच्छेद 51 में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बना के रखना है। इसके लिए भी सरकार जो है कानून बनाएगी। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या क्या है अनुच्छेद 48 से 51 में। 48 क्या कहता है, कृषि को बेहतर बनाने के लिए, कृषि को और आधुनिक करने के लिए, पशुपालन को बेहतर बनाने के लिए, पशुपालन के लिए लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए। उसके बाद दुधारू पशुओं की जो हत्या होती है उन हत्या पर रोक लगाने के लिए, दुधारू पशुओं की जो हत्या होती है उस हत्या पर में रोक लगाने के लिए कहता है कौन, तो अनुच्छेद 48। ठीक है, कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। उसके बाद अनुच्छेद 48 का क क्या कहता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाना, वन की रक्षा करना एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। वन्य जीवों की रक्षा करना, वन्य जीव में हाथी, बाघ, टाइगर, शेर, इन सभी की रक्षा के लिए कई सारे अभयारण्य बने हुए हैं। इन सभी जगहों पर क्या होता है, वन्य जीवों की रक्षा की जाती है, इनको स्वतंत्र, इनको सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए वन्य जीवों की, अब जैसे बाघ, वन जंगली जानवर कोई भी है, जैसे हाथी हैं या क्या कहते हैं शेर है, बाघ है, चीता है, इन सभी, हिरन है, इन सभी की हत्या पर में रोक लगाया गया है। यदि इन सभी की आप हत्या कर देते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई, आपको सजा दी जाएगी। तो किसके तहत, तो अनुच्छेद 48 क में ये कहा गया है कि वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, सरकार का काम होगा इसके लिए कानून बनाना। सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है, यदि वन्य जीवों की आप हत्या करते हैं तो आपके ऊपर आपको सजा दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 49 जो कि कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना। भारत के जो राष्ट्रीय स्मारक है पुराने पुराने जो भी हैं उन सभी की रक्षा करना। उसके बाद अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना। उसके बाद अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। अब देखिए ये भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक हम लोगों का टोटल अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। तो एक बार हम लोग शुरू से एक बार इसको याद देख लेते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में टोटल एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी याद रहे, और इसको याद करके रखना है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस छूटे नहीं हमसे। ठीक है, तो एक बार फिर से शुरू से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 36 से 51 तक में क्या है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा देता है कि इसमें राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में बताता है। 37 क्या कहता है, तो 37 कहता है कि आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। 38 क्या कहता है कि हमें 3 प्रकार की न्याय देता है। कौन कौन सी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय देता है। कौन, तो 38। उसके बाद 39 क्या कहता है, 39 कहता है कि स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 का क क्या कहता है, समान न्याय, सभी को समान न्याय दिया जाएगा, सभी को न्याय में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद आता है 40 अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि पंचायतों के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 कहता है। उसके बाद 41 अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में हमें सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। कुछ दशाओं में हमें सरकारी सहायता प्राप्त हो सकती है। कब कब, बुढ़ापा में, उसके बाद विकलांगता में,
इन सभी सिचुएशन में हम लोगों को सरकारी सहायता मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि न्याय संगत कार्य, यानी कि आप जिस लायक हैं उस लायक आपको काम दिया जाए, मनोचित दशा उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाए। किस में कहता है? 42 में। उसके बाद आता है 43 में क्या कहता है? 43 में कहता है कि बेगारी आपसे कोई नहीं करवा सकता है, आपसे कोई बेगारी नहीं करा सकता है। उसके बाद आता है 43 का क। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की यानी कामगारों की भागीदारी किसमें? फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में या किसी संस्था में किसी भी निर्णय पे कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद 43 का ख क्या कहता है? 43 का ख क्या कहता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करना। 43 का ख कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करना। उसके बाद आता है 44 क्या कहता है कि समान सिविल संहिता, यानी सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए, यानी समान सिविल संहिता। उसके बाद 45 क्या कहता है? 45 कहता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाएगी। कौन? सरकार। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराएगी। और जो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को, यानी जिस बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। किसके तहत? अनुच्छेद 45 में। उसके बाद 46 में क्या कहा गया है? 46 में कहा गया है SC ST और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान, यानी जिस तरह आरक्षण की व्यवस्था। उसके बाद आता है 47 में क्या कहता है? पोषण युक्त आहार, यानी पोषाहार, जिसके तहत मिडिल स्कूलों में देखते हैं, सरकारी स्कूल में आपको मिड डे मील दिया जाता है, पोषाहार। उसके बाद नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना। उसके बाद शराब पर प्रतिबंध लगाना। ये सब किसके तहत है? अनुच्छेद 47 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि को बेहतर बनाना, कृषि को आधुनिक रूप से कृषि करना। उसके बाद पशुपालन में को आधुनिक रूप तरीके से पशुपालन करना, उसे प्रोत्साहन देना और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के लिए कहता है। कौन? अनुच्छेद 48। उसके बाद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 का क। 48 के बाद 48 का क यह क्या कहता है? पर्यावरण की रक्षा, वन की रक्षा और वन्य जीवों की रक्षा। किसके कौन कहता है? अनुच्छेद 48। उसके बाद अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना। उसके बाद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखना। उसके बाद अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो। तो ये हम लोगों का था अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक में भाग 4 टोटल आज कंप्लीट हो गया। तो इस सभी अनुच्छेदों को 36 से लेकर जो 51 तक जो अनुच्छेद हैं, इन सभी अनुच्छेदों को आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो, आप लोगों को ये जो है याद हो गया होगा, समझ में आया होगा 36 से लेकर के 51 तक में जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और चीज है, हाँ, इसे जो है ना भाग 4 में जो अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर 51 तक में है, 36 से लेकर के 51 तक में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी यानी जो समाज की भलाई के लिए जो बात करता हो उसे क्या कहते हैं? समाजवादी। गांधीवादी यानी जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित हो उसे गांधीवादी। उसके बाद उदारवादी यानी कि वह सबके लिए और सब जिसका के जो कि सबके लिए चाहता हो वह क्या कहलाता है? उदारवादी। तो इस 3 कैटेगरी में भाग 4 को बांटा गया है। भाग 4 के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसे 3 कैटेगरी में रखा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। अब देखिए समाजवादी के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 38,
39, 41, 42, 43 और 47, ये जो 7 अनुच्छेद हैं, 6 अनुच्छेद हैं, 38, 39, 41, 42, 43 और 47, ये जो 6 अनुच्छेद हैं ये क्या किसके अंदर आते हैं? समाजवादी के अंदर। उसके बाद गांधीवादी के अंदर कौन कौन से आते हैं? 40, 43, 46, 47 और 48 ये जो अनुच्छेद हैं ये गांधीवादी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद उदारवादी, उदारवादी के अंदर कौन कौन से आते हैं? 44, 45, 48, 49, 50 और 51, ये किसके तहत आते हैं? तो उदारवादी के तहत। अब देखिए समाजवादी में अनुच्छेद संख्या 43 और 47 जो कि समाजवादी में भी है और गांधीवादी में भी है, 43 और 47। 47 क्या कहता है? 47 कहता है कि मदिरा पर रोक, शराब पर प्रतिबंध, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, पोषा युक्त आहार, ये सब ये किसके तहत आ जाता है? तो समाजवादी के तहत और गांधीवादी के तहत, दोनों के तहत आ जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 43 में क्या कहता है? अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि बेगारी नहीं करा सकते हैं। ये समाजवादी विचारधारा के जो लोग, समाज के प्रति भी है हमारा एक व्यवहार है कि हाँ हम किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं हम। और उसके बाद गांधीवादी में भी आ जाता है 43, इसके तहत गांधी जी ने कहा था कि मिल में मजदूरों को भी सहभागी होना चाहिए। मिल के द्वारा, कंपनी के द्वारा, यानी किसी फैक्ट्री के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसमें मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना के बारे में गांधी जी ने ही कहा था। तो 43 गांधीवादी में भी आ जाता है, समाजवादी में भी आ जाता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 48 जो है गांधीवादी में भी और उदारवादी में भी, दोनों में आ जाता है। गांधीवादी में आ जाता है कि दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। गांधी जी ने कहा था कि दुधारू पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये गांधीवादी में भी आ जाता है। और उदारवादी में भी, उदारवादी सबके लिए एक समान विचारधारा रखता है। तो इसके लिए कहा गया है कि कृषि को बेहतर बनाना, पशुपालन को बेहतर बनाना, वन एवं पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, ये उदारवादी के तहत आ जाता है। तो ये 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ये 3 भागों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो इसको भी याद रखना है कि कौन कौन से अनुच्छेद समाजवादी में आते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी में आते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद उदारवादी में आते हैं। तो इसे भी हम लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए एक और चीज, मूल अधिकार और उसके बाद यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए इन दोनों में कुछ अंतर है। अंतर क्या है? अब देखिए ये भाग 3 में है और ये है भाग 4 में। इन दोनों में कुछ अंतर दिए गए हैं। दोनों है एक तरह से मूल अधिकार ही हैं, लेकिन ये जो लागू हो गया है और ये जो राज्य लागू करेगी, ये जो लागू हो चुका है जो कि हमें प्राप्त है, और ये इसके अंदर है जो राज्य लागू करेगी। अब देखिए मूल अधिकार में क्या है? यह नैसर्गिक है, यानी मूल अधिकार जो है हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। किसी भी आदमी को जन्म से ही यह मूल अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे बोलने की, घूमने की, सब जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा की, सभी अधिकार उसे जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के तहत, नीति निर्देशक तत्व में जो दिया गया है वह कैसे प्राप्त होता है? तो यह जन्म से नहीं प्राप्त होता है, यह राज्य के द्वारा दिए जाने के बाद प्राप्त होता है। मूल अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के द्वारा दिए जाने के बाद हमें प्राप्त होता है। उसके बाद मूल अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। मूल अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। यदि हमारे किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में 216 के तहत। तो मूल अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है कि आपको देना ही है। नहीं, यदि आपका कोई मूल अधिकार छीन रहा है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि कोई कानूनी मान्यता नहीं है, कोई कानूनी मान्यता नहीं है। आपके नीति निर्देशक तत्व में से कोई भी चीज़ यदि लागू नहीं होती है तो आप इसके प्रति न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये था इसका और इसके अंतर। उसके बाद देखिए इसको जो है लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो बता दें न्यायालय इसके पीछे कानूनी मान्यता है। उसके बाद देखिए
ये जो है राज्य के अधिकार को कम करती है। मूल अधिकार जो है राज्य के अधिकार को कम करती है और मानव के यानी मनुष्य आदमी के अधिकार को, जनता के अधिकार को बढ़ाती है। मूल अधिकार क्या करती है? राज्य के अधिकार को कम करती है और जनता के अधिकार को बढ़ाती है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि जनता के अधिकार को कम करती है और राज्य के अधिकार को, सरकार के अधिकार को बढ़ाती है। ये क्या है? जनता के अधिकार को बढ़ाती है, ये सरकार के अधिकार को बढ़ाती है। यह जनता को जन्म से प्राप्त होता है और ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह आपको देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। तो ये इसके बीच कुछ अंतर थे, 3-4 अंतर, जिसे कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। और हम लोग का आज भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये याद भी हो गया होगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारा यह वीडियो प्राप्त हो सके। अब अगला जो हम लोग का वीडियो होगा वह होगा भाग 4 का क। अभी हम लोगों ने देखा भाग 4, अब अगला जो वीडियो होगा हम लोगों का होगा भाग 4 के क के बारे में, जिसमें कि मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार हमको दिया गया है कि हमारा क्या क्या अधिकार है, लेकिन भाग 4 के क में जो कहा गया है वह कहा गया है मूल कर्तव्य। यानी आपको अधिकार तो प्राप्त है, आप अधिकार के बारे में तो जानते हैं, हमको ये अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आपको कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, आपको कुछ काम भी करने हैं देश के प्रति। आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है कि आप देश के प्रति कुछ करें, तो इसके लिए मूल कर्तव्य दिया गया है। आप अपने मूल अधिकार का उपयोग करते समय ये कभी ना भूलें कि आपको मूल कर्तव्य का भी पालन करना है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।